स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है क्लासिकल डांस पर, यानी कि शास्त्रीय नृत्य पर। तो आज जो हम शास्त्रीय नृत्य की क्लास करने वाले हैं, बहुत ही प्रेसियस वे में, बहुत ही एकदम सटीक बातों को, बहुत ही टू द पॉइंट सारी चीज़ों को समेट लेंगे, इसमें कुछ भी इसके बाहर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस क्लास को। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वहां पे ऐसी बहुत सारी पीडीएफ आती रहती हैं, आप उसको फायदा उसका उठा सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के शास्त्रीय नृत्यों को। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो भारत है उसको आप देखेगा तो बहुत तरह तरह के यहाँ पे सामाजिक रूप से लेकर के भौगोलिक रूप की विविधताएं पाई जाती हैं, और जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने अपने मनोरंजन में जो उनके आप देखेंगे मनोरंजन के साधनों में भी तरह तरह की क्या मिलती है, विविधताएं मिलती हैं। और इन्हीं विविधताओं का परिणाम है कि अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से नृत्यों ने जन्म लिया। ठीक है, उनका विकास हुआ। तो आपको पता है कि जो ये नृत्य है, नृत्य को कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम ये स्वर्ग लोक से धरती पर उतरा है। कैसे? कहते हैं कि इंद्र और जो उनके अन्य देवता थे स्वर्ग के बड़े, वो लोग, उनको लगता था कि उनके मनोरंजन के लिए कुछ है नहीं, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से विनती करते हैं। अनुनय विनय करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक अलग से एक नया वेद लिखा, जिसे हम लोग पंचम वेद का दर्जा भी दिया जाता है, जिसका नाम लिखा गया, क्या नाम कहा गया? नाट्य वेद नाम से। ठीक है, तो आप इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नाट्य वेद की रचना किसने की है? नाट्य वेद की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की थी, और उसी में इन सारे नृत्यों का वर्णन किया गया था। और उसी नाट्य वेद से बाद में ये जो सारे नृत्य हैं धरती पर कैसे आए? तो जो भरत थे, भरत और उनके वंशजों के जरिए, मतलब उनको दिया गया, और फिर उनके वंशजों के जरिए इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ और वो पूरी धरती पर फला फूला। ठीक है, तो बस इतनी सी डिटेल थी, और अब हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से नृत्य हैं। तो चलिए, हमारे सामने पता है कि बाद के कालों में देखेगा तो एक व्यक्ति हुए हैं भरत मुनि। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जहाँ पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, भरत मुनि। भरत मुनि ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? नाट्य शास्त्र। अब यहाँ पे आपको नाट्यवेद और नाट्य शास्त्र में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। नाट्यवेद किसने रचित किया है? नाट्यवेद कहते हैं कि सृष्टि के जो निर्माता हैं ब्रह्मा जी ने खुद इसको लिखा है, और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। चलिए, अब क्या हुआ? नाट्यवेद की रचना हो गई, और इसमें इस क्रम में पहला जो आपका आता है वो कौन सा नृत्य आता है? पहला आता है भरतनाट्यम। कौन सा है आपके सामने? ये देख पा रहे हैं मुद्रा में, जो एक महिला है मुद्रा में है, वो किसकी मुद्रा में है? भरतनाट्यम नृत्य की मुद्रा में है। तो भरतनाट्यम नृत्य के बारे में अगर देखिए तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कहाँ इसका ओरिजिन है। तो धरती पर जो इसका ओरिजिन माना जाता है तमिलनाडु में माना जाता है, तमिलनाडु में माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि वही कहानी फिर से कि नाट्यवेद की रचना की ब्रह्मा जी ने इंद्र के अनुनय विनय करने पर, और बाद में इसका प्रचार प्रसार धरती पर हुआ। अब देखिए, जो ये नाट्यवेद है, नाट्यवेद की जब आप बात करेंगे, नाट्यवेद की जब बात करिएगा तो इसमें तीन जो है मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, नाट्यवेद में तीन मूलभूत तत्व हैं, और वो तीन कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीन कौन कौन से हैं। एक पहला जो आपका है वो क्या है? पहला आप देखिएगा तो उसका क्या है? पहला है आपका भाव है। दूसरा आपका क्या है? मनः स्थिति है। दूसरा आपका क्या है? मनः स्थिति है। और तीसरा क्या है? राग है। तो भाव, मनः स्थिति और राग है। अब भाव क्या होता है? भाव का मतलब होता है कि उसमें जो एक्सप्रेशन से मतलब है। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव, चेहरे का किस तरह से बनावट होगी नृत्य करते वक्त, ये इसमें बड़ा मायने रखता है भरतनाट्यम में। ठीक है, दूसरी बात है मनः स्थिति, मतलब जिस हिसाब से, जिस भाव से आप डांस की मुद्रा में हैं या डांस कर रहे हैं, वो स्थिति आपको दिखनी भी चाहिए, मतलब वो प्रदर्शित भी होना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हैं, जिस भाव को आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, वो दिखना भी चाहिए। तो मनः स्थिति है आपकी। और फिर राग, मतलब एक विशेष तरह से संगीत की धुन की भी इसमें बात की जाती है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो देखेगा तीन मूल तत्व हैं इसके। भरतनाट्यम में जीवन के कहा जाता है, इसमें तीन मूल तत्व समाहित हैं, और वो तीन मूल तत्वों में क्या है? एक तो आपका दर्शन शास्त्र है। क्या है? एक आपका दर्शन शास्त्र है, दूसरा आपका धर्म है, और तीसरा आपका क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो तीनों जीवन के जो मूल तत्व हैं, दर्शन शास्त्र, धर्म और विज्ञान, तीनों ही इसमें क्या है? समाहित हैं। चलिए आगे देखिएगा कि इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें तो लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मान, बहुत सारे नाम। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो इसमें है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जो नाम है वो आपको याद कर लेना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि कम से कम आप इस नाम को याद रखें। दो तीन नाम जो इसमें है, एक आपका कौन सा नाम है?
लीला सैमसन का एक नाम आप याद कर लीजिए। किसका नाम याद कर लीजिए? एक आप याद कर लीजिए लीला सैमसन का नाम याद कर लीजिए, और एक मृणालिनी साराभाई का नाम याद कर लीजिए, और एक जो है आपका रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम कम से कम आप याद कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने देखने को एग्जाम में मिल जाएगा कि ये किससे संबंधित हैं। वैसे नाम तो बहुत सारे हैं, मैंने लगभग सभी का मतलब जितने भी फेमस नाम हैं उन सबको मेंशन कर दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अगर आपसे याद हो पाए तो याद भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सामने जो दूसरा है वो कौन सा है आप देखेंगे। दूसरा हमारे पास है कि कथकली। कथकली डांस की अब हम बात करते हैं। कौन सी? कथकली। तो इस क्रम में जो दूसरा डांस है वो है कथकली, और कथकली की खासियत आपको बताएं तो ये देख पा रहे हैं जो ये ओणम के दृश्यों में, ओणम का जो आप त्यौहार मनाते हैं केरल के साइड में, उसी तरह के परिधानों को इसमें भी पहना गया है, जो एक फूला हुआ परिधान है तकरीबन, ठीक है। उभरे हुए हिस्से से परिधान, ये देखिए आप परिधान चारों तरफ से क्या है, उभरा हुआ हिस्सा की तरफ लगता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है मूल रूप से केरल के जो दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर? मूल रूप से केरल के दक्षिणी हिस्सों में, ठीक है, केरल के दक्षिणी हिस्सों में। इसका मतलब है जो कथकली का जो मतलब होता है, आप देखिएगा कथा का मतलब क्या होता है। कथा आप देखिएगा तो जो कथा होती है, कथा का मतलब आपका होता है सीधे सीधे कहानी से। आप ये तो जानते ही हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं थी, ठीक है। कहानी से मतलब है, इसीलिए इसमें कहा जाता है जो कहानी के रूप में नृत्य है, मतलब एक कहानी पर उस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। कथा के रूप में नृत्य नाटिका की ये काम होता है। कथा के रूप में मतलब एक कथा चलती रहती है और उसी में पात्र जो होते हैं अपना अभिनय करते हैं। चलिए, इसके जो पात्र होते हैं वो सामान्य रूप से रामायण और महाभारत के किरदारों से प्रेरित होते हैं। तो वो लोग किससे प्रेरित होते हैं? रामायण और महाभारत से प्रेरित होते हैं। किसमें? कथकली में। चरित्र जो है कहते हैं कि इसमें बोलते नहीं है, यानी कि अभिनय करते हैं, केवल संवाद नहीं करते, ठीक है। हाव भाव और भंगिमा, आपको पता है जब कोई आपको बिना बोले कुछ कहना है तो इसका मतलब आपकी अभिनय की जो कला है वो बहुत ही बेहतर लेवल की होनी चाहिए, तब जाकर के वो आप समझा पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये बात आपको याद रखना है कि इसमें भाव भंगिमा का बहुत महत्वपूर्ण है, हाव भाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डांस आप देखिएगा तो केवल और केवल पुरुष ही शामिल होते थे शुरुआत में। अभी हाल फिलहाल में कुछ एक सालों से देखिएगा आप तो अब जो है महिलाओं को भी इसमें जगह मिलनी प्रारंभ हुई है, ठीक है। पहले इसमें क्या होता था, केवल और केवल कौन शामिल होते थे? पुरुष ही शामिल होते थे। इसमें देखिएगा जो प्रमुख नाम है, वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन फिलहाल अगर आप एक आध नाम याद करना चाहते हैं तो इसमें मैंने लिख दिया है। कलामंडलम गोपी का एक नाम आता है। किसका? कलामंडलम गोपी। और कलामंडलम पद्मनाभन नायर का नाम आता है। कलामंडलम गोपी और कलामंडलम पद्मनाभन नायर। पद्मनाभन नायर नाम है। क्या नाम है? पद्मनाभन नायर नाम है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे अब हमारा अगला कौन सा डांस है, ये आपके सामने बहुत ही फेमस डांस है ओडिशा का। और ये कौन सा डांस है? ओडिसी डांस है, ठीक है। ओडिसी डांस है। आप इसमें मुद्रा इस तरह से देख पाएंगे, और इसमें आप देखिएगा कि जो ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आप अगर देखें ओडिसी डांस को, तो कहा जाता है कि जो ओडिसी डांस है वो दुनिया में, मतलब इस भारतीय भूभाग पर कहिए, उपमहाद्वीप पर सबसे पुराने जो जीवित नृत्य, मतलब जो सबसे प्राचीन काल के नृत्य अभी तक वो परंपरा में बरकरार हैं, उनमें से एक है, ठीक है। तो ये सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। और ये देखिएगा कि वहाँ पर एक ब्रह्मेश्वर मंदिर है, ठीक है। उड़ीसा में एक मंदिर है ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो अगर कभी आपसे ये भी पूछ ले, वास्तु से कोई क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो भी आप इसको बता सकते हैं कि वहीं पर है। और साथ ही वहाँ के शिलालेखों में इसको देखा गया है, इसको शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख है, इस नृत्य को उकेरा गया है। और दूसरा आप देख पाएंगे कहाँ उदाहरण मिलता है इसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, उसमें भी इसकी प्रतिकृति उकेरी गई है। चलिए, कहा जाता है कि जो ये नृत्य था, यानी कि जो आपका ओडिसी नृत्य था, ये कौन लोग इसका नृत्य करते थे? वो नृत्यांगनाएं जो होती थी वो देवदासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था। तो ठीक है, सामान्य रूप से वो देवदासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था, ठीक है। अब देखिएगा जो ये देवदासी होती थी, आप पूछेंगे क्या होती थी, तो ये मंदिरों में जो होता था, जो होती क्या, इनके परिवार के लोग जो है इनको मंदिरों में दान कर देते थे अपने बच्चियों को, और उससे क्या होता था कि वो मंदिर के लिए हमेशा समर्पित रहती थी और वो ईश्वर की पूजा पाठ किया करती थी, मंदिर की साफ सफाई किया करती थी, और साथ ही मंदिर में ये डांस और संगीत का काम किया करती थी, ठीक है। तो देवदासियों के नृत्य ये मूल रूप से उन्हीं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। कहते हैं कि इसमें जो शरीर होता है ना, वो त्रिभंग आकार में होता है, यानी 3 मुद्रा में होता है। इसमें सिर, पैर और आप क्या बात करेंगे, सिर और पैर के साथ साथ आप देखिएगा तो सिर, पैर और आपका देखिएगा जो आपका सर है,
ठीक है, सर, सिर, पैर। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिएगा कि ये जो देखिए सर भी आपका थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, फिर पूरी कमर से पूरा टेढ़ा है, फिर पूरे पैर को एक अलग मुद्रा दी गई है। तो ये किसके कहते हैं? त्रिभंग, यानी कि जो श्री कृष्ण की एक देखिएगा जो त्रिभंग मुद्रा होती थी, उस तो इसमें देखिएगा कि त्रिभंग मुद्रा, यानी कि जो त्रिभंग मुद्रा वो किससे जोड़ी जाती है? जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तब वो त्रिभंग मुद्रा में होते थे, और उसी त्रिभंग मुद्रा इस नृत्य में उसका प्रयोग किया जाता है। उसी त्रिभंग मुद्रा में आपको इसमें नृत्यांगना आपको इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, उसी त्रिभंग मुद्रा में है वो जो डांस करती हुई युवती है। चलिए, कहा जाता है कि इसमें, अब जाहिर सी बात है त्रिभंग मुद्रा से आप समझ सकते हैं कि ये जो डांस है वो बेस्ड है किस पर? श्री कृष्ण का जो 8वां, मतलब विष्णु जी का जो 8वां अवतार है वो कौन है? श्री कृष्ण है, और उन्हीं के जो है इसमें जो है किरदारों का, उन्हीं के द्वारा जो किए गए कार्यों का, उन्हीं का जो है वर्णन इसमें किया जाता है, उन्हीं की कथाओं को। ठीक है, तो एक ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये बात इंपॉर्टेंट है, त्रिभंग मुद्रा की बात आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक इनके जो लोकप्रिय देवता हैं, उड़ीसा में देखिएगा जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकलती है। ठीक है, और जगन्नाथ में वैसे भी बलराम सुभद्रा इन्हीं की मूर्तियां होती हैं। ठीक है, और दाऊ की होती हैं, बलराम सुभद्रा, और श्री कृष्ण की मतलब होती है भगवान जगन्नाथ जिनको कहा जाता है वहाँ पे। तो 3 लोग किसकी होती है जगन्नाथ यात्रा में? एक बलराम की होती है आपकी, ठीक है, एक बलराम होते हैं, और दूसरी कौन होती है? सुभद्रा होती हैं। ठीक है, सुभद्रा, और तीसरी जो होते हैं वो कौन होते हैं? भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ उसमें उस रथ यात्रा में निकाली जाती हैं। तो ये 3 नाम, तो जगन्नाथ उनके फेमस देवता हैं, वो श्री कृष्ण के ही या विष्णु के ही एक अवतार के रूप में आप उनको देख सकते हैं। चलिए, और उनको काफ़ी कुछ उस दिन जो है जब जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो काफ़ी सजाया वगैरह जाता है। ठीक है, चलिए, इसके प्रमुख कलाकार अगर आप देखेंगे तो कौन है? इसके प्रमुख कलाकार आपकी कौन है? एक है सोनल मान सिंह। ठीक है, सोनल मान सिंह का एक ही नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? सोनल मान सिंह नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला क्या है? मणिपुर की एक मणिपुरी जो डांस है। तो इसको तो याद रखने से नाम ही में ही आपको पता है कि ये कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। देखिए, ओडिशी को भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मणिपुरी को आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे तुरंत दिमाग में काउंटर कर जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, बढ़ेंगे हम इसमें मणिपुरी डांस को अब देखेंगे। मणिपुरी डांस को अगर आप देखिएगा तो इसमें आप सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जो इसमें शरीर होता है ना, जब डांस करते हैं लोग, तो शरीर जो होता है बहुत धीमे, बहुत स्लोली काम करते हैं। कहते हैं कि इसमें जो लोग अपना पैर रखते हैं ना, उस पर ज़मीन पर पूरी तरह से दबाव नहीं डालते, बहुत हल्के पैर से इसको रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी फेमस हैं। फिलहाल उन कहानियों का यहाँ पे हम जिक्र नहीं करते हैं, उसका यहाँ से हमारे रिलेशन तो है मतलब, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना डीप में नहीं जाते हैं कि कहानियों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इतना याद रखिएगा कि शरीर जो होता है इसमें बहुत धीमी गति से चलता है, और सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से क्या होती है? भुजाएं उंगलियों तक जो होती है क्या होती हैं? वो चलती रहती हैं। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? वो है आपका भागवत पुराण है, वो आपका विष्णु पुराण है, वो आपका क्या है? गीत गोविंद। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो ये आप याद रखिएगा कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जयदेव ने की है। किसने? जयदेव की है गीत गोविंद की रचना। ठीक है, तो ये आप इसको भी याद रखिएगा। और भागवत पुराण और विष्णु पुराण जो है भारत में जो 18 पुराण हैं उनमें से 2 पुराणों के नाम है। ठीक है, चलिए, जो इसमें महिलाएं होती हैं वो रास नृत्य करती हैं। महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? रास। और जो पुरुष होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? संकीर्तन। महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको रास बोला जाता है, और जो पुरुष करते हैं उसको संकीर्तन। महिलाएं सामान्य रूप से एकल नृत्य करती हैं, मतलब अकेले ही नृत्य करती हैं, जिनको बेला नृत्य भी कहा जाता है। महिलाएं अकेले नृत्य करते हैं का मतलब पुरुष उनके साथ नहीं होते हैं, महिलाएं का ग्रुप भी होता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डांस जो हो रहा है वो ग्रुप में ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि पुरुष संकीर्तन जो होता है उसमें एक ये लोग मणिपुरी ढोलक का प्रयोग करते हैं, और उसी की ताल पर जो है तो कहते हैं कि पूरी शक्ति के साथ डांस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास जो अगला है वो कौन सा है? आगे देख सकते हैं हम इसके प्रमुख कलाकार। अच्छा देख लेते हैं, इलाम एंड्रीना देवी हैं। फिलहाल के लिए ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इतना याद रखिए कि मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है, और इसमें महिलाओं के द्वारा जो डांस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रास बोलते हैं, और पुरुष जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको संकीर्तन बोलते हैं। चलिए अगला आप अगर देखिएगा, अगले में आप आएँ तो अगले में आप देख सकते हैं कि जो अगला नृत्य हमारा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अब ये मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है? याद रखिए, मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है? केरला का है। मोहिनी अट्टम डांस आपका कहाँ का है? केरल का है, और ख़ास तौर से वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय संगीत है, और कहा जाता है कि जो मोहिनी अट्टम डांस है ये बेसिकली आपका क्या है कि शास्त्रीय जो आपकी संगीत है ना,
यानी कि कौन सी, कथकली जो आपकी है शास्त्रीय संगीत, उससे भी पुराना है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम क्या है, कथकली से भी पुराना है। और एक खास बात इसमें है कि ये सामान्य रूप से अब आजकल देखिएगा तो कहाँ मिलती है, केरल के मंदिरों में इसको सामान्य रूप से यह डांस किया जाता है। ठीक है, दूसरी इसमें खास बात यह है कि ये भी देवदासी नृत्य जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि हमने कौन कौन सा देखा था, भरतनाट्यम देखा था, कुचिपुड़ी देखा था, उड़ीसी डांस देखा था, ये तीनों मंदिरों में भी किए जाते हैं, देवदासी नृत्य का एक एग्जाम्पल है। और उसी तरह से ये नृत्य जो है आपका है मोहिनीअट्टम जो है वो भी देवदासी नृत्य का ही एक उत्तराधिकारी है, उसी की विरासत के रूप में ये भी फला फूला या आगे बढ़ा। अब इसमें भी प्रमुख कलाकार आप देखेगा तो सुमिता, क्या नाम है, स्मिता राजन, क्या नाम है, ये नाम बहुत फेमस है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्मिता राजन किसकी कलाकार हैं, तो स्मिता राजन आपकी किसकी कलाकार हैं, स्मिता राजन आपकी कुचिपुड़ी की कलाकार हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए कि स्मिता राजन, कम से कम एक एक नाम तो आपको पता ही हो कि कभी भी कोई पूछे तो आप बता पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने कौन सा नृत्य है, अगला हमारे सामने है कि कुचिपुड़ी। अगला हमारे सामने कौन सा आ गया, आपका कौन सा आ गया, कुचिपुड़ी। चलिए अगला हमारा कौन सा है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा उसमें कहाँ पर एक जिला है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा जिला। कौन सा जिला है, कृष्णा जिला। और वहाँ पर कहते हैं कि पहले मतलब बहुत प्राचीन काल में गांव हुआ करता था, शायद उसका नाम क्या था, कुचिपुड़ी, इसी तरह का कुछ नाम था। देखिएगा तो उसी के नाम पर एक डांस फॉर्म वहाँ पे डेवलप हुआ, वो विकसित हुआ। ठीक है, करीबन 15वीं यानी 14वीं शताब्दी में, यानी 1502 के आसपास ये बात आपका इसमें सन आप देख सकते हैं कि कब लिखा है, 1502 AD है, 1502 ईस्वी है ये। ठीक है, 1502 AD में ये ऐसा हुआ, विकसित हुआ। और आप जानते, आपको मैं बताऊं कि जो ये नाम है इस डांस का, सबसे पहले इसका नाम कुचिपुड़ी नहीं हुआ करता था, कुचेलापुरी के नाम से भी जाना जाता था, या कुचेलापुरम। ठीक है, कुचेलापुरी या कुचेलापुरम ये मूल नाम हुआ करता था उसी जो है गांव का, और उसी के नाम पर ये नाम फेमस हुआ कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर ये नाम फेमस हुआ। मूल रूप से देखिएगा तो ये डांस जो है ये केवल, और जैसे मोहिनीअट्टम कहते हैं कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता था, इसी तरह से कुचिपुड़ी जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, केवल पुरुषों के द्वारा। और वो भी कौन से पुरुष, सारे पुरुष नहीं कर सकते थे, इसको कौन करता था, केवल ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष होते थे वही करते थे। ठीक है, केवल ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष होते थे वही करते थे। दूसरी बात है कि देखिएगा वो जो ब्राह्मण समुदाय के पुरुष थे उनको क्या कहा जाता था, भागवत थालू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भागवत थालू कहा जाता था। ठीक है, ये ब्राह्मणों का इस तरह का जो पहला समूह जो बना वो करीबन बना था 1502 ईस्वी में, ये समूह बनाया गया था भागवत थालू। ठीक है, भागवत थालू के नाम से जो लोग, कौन से डांस का फॉर्म वहाँ से विकसित हुआ, कुचिपुड़ी का। समूहों में कहते हैं कि इन्होंने उसी वक्त से ही महिलाओं का प्रवेश नहीं दिया गया, बाद में अभी हाल फिलहाल में अब बहुत सारे लोगों के प्रयासों से, जैसे कि आप उनमें देख सकते हैं प्रतिष्ठित गुरुओं में वेदांतम लक्ष्मी नारायणन, यानी वेदांतम लक्ष्मी नारायण हैं, चिंता कृष्णमूर्ति हैं, तादेपल्ली पराया हैं, इन सब महिलाओं के काफ़ी अथक प्रयासों से इसमें महिलाओं को शामिल किया गया है। अब जाकर के इसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, मतलब सोचिए कब का ये डांस फॉर्म डेवलप हुआ है और कब जाकर के महिलाओं को इसमें डांस करने का अधिकार मिला है। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। और हमें उम्मीद है कि आप इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको वो कहानी तो याद ही हो गई होगी कि आंध्र प्रदेश में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम क्या था, कुचेलापुरम, है ना, उसी के नाम पर यह नाम डांस फॉर्म बना है कुचिपुड़ी। चलिए अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार भी आप देख लीजिए, तो वेदांतम हैं, लक्ष्मी नारायणा हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायणा शास्त्री हैं, इसी तरह से वेम्पाती वेंकट नारायण शास्त्री हैं। ठीक है, इसी तरह से चिंता वेंकट नारायणा हैं। तो फिलहाल के लिए आपको नाम अगर नहीं भी याद हो रहा है तो टेंशन ना लीजिए, यहाँ से अभी तक फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है और ना तो उम्मीद है। लेकिन हाँ, आपको कथक का और कथकली का और भरतनाट्यम का कम से कम एक एक नाम याद होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, वो भी मुझे उम्मीद है आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं कथकली में, कथक में। चलिए, शास्त्रीय सत्रिया डांस फॉर्म देखिएगा तो सत्रिया डांस फॉर्म भी एक बहुत फेमस डांस फॉर्म है। और ये कहाँ का है, असम में ये फेमस हुआ। कहाँ पर फेमस हुआ, असम में। तो याद रखिएगा कि असम का ये डांस है। असम कहाँ पड़ता है, भारत के पूर्वी हिस्सों में पड़ता है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए फिलहाल के लिए असम का ये डांस है। कहते हैं कि ये पहले शास्त्रीय संगीतों में इसको दर्जा नहीं मिला था, इसको हाल फिलहाल में दर्जा मिला, अभी 21 साल पहले। यानी कब मिला है, आज से अब तो फिलहाल 21 साल पहले मैं कह सकता हूँ। ठीक है, 2000 में दर्जा मिला, तो
21 साल पहले मिला, 22वां तो अभी चल रहा है। चलिए 21 साल पहले या 22 साल पहले कह लीजिए, इसको दर्जा मिला है। सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्यों के समूहों में इसको शामिल किया गया। इससे पहले भारत में अगर आप पढ़ते होंगे 2000 से पहले 7 ही संख्या हुआ करती थी। इससे पहले देखेगा तो 7 ही शास्त्रीय संगीत हुआ करते थे, ठीक है, अब 8 हो गए हैं, ठीक है। चलिए ये 2000 में शास्त्रीय संगीतों के ग्रुप में शामिल कर लिया गया। इसको भी कहते हैं कि जो इसकी खोज की थी या जो इसकी स्थापना की थी, किसकी, ये जो सत्रिया नृत्य है किसने किया था, एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमंता शंकरदेव। इनका नाम आप भूलिएगा नहीं, सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं, इन्होंने ही इसको विकसित किया। इन्हीं के एक शिष्य भी थे, इसमें नाम उनका तो मैंने नहीं मेंशन किया था, लेकिन इनका एक शिष्य हैं और उनका नाम था, क्या नाम था, माधव देव। क्या नाम था, माधव देव। चलिए माधव देव का नाम याद कर लीजिए। ये माधव देव और इनके शिष्य हैं, ये इनके गुरु थे श्रीमंता शंकर देव। इन लोगों के प्रयास से हुआ। कहते हैं कि ये जो नृत्य है वो असम में जो वैष्णव मठ थे, यानी विष्णु धर्म को मानने वालों का जो एक समुदाय था, जो एक पंथ था, वो जो वैष्णव मठों की है, उनको अब यहाँ पर देखिए वहीं पर इनकी उसी परंपरा का ये नृत्य है, वैष्णव मठों की परंपराओं का। और जो वैष्णव मठ हैं उनको असम में क्या बोलते हैं, मठों को बोला जाता है सत्रा। तो असम में वैष्णव मठों को क्या बोला जाता है, बोला जाता है सत्रा। क्या बोला जाता है, याद देख लीजिए, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, सत्रा बोला जाता है। असम में वैष्णव मठों को सत्रा बोला जाता है। चलिए ये नृत्य जो है, सत्र नामक एक आश्रम पहले था, बाद उसी के नाम पर इनको सत्रा कहा जाने लगा। तो वहाँ पर एक आश्रम हुआ करता था सत्र नामक, और वहीं पर सबसे पहले इनका प्रदर्शन शुरुआत हुआ था। और उसी के बाद से ये सत्रा परंपरा की कहा जाता है कि ये उसका नाम भी पड़ा सत्रिया, और ये सत्रा परंपरा मठों को कहा दिया जाता है सत्रा। चलिए इतना मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एकदम से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें भी देखिएगा, कलाकारों को अगर देखेगा जो फेमस रूप से कौन सा है, तो आप इन्हीं का नाम याद रखिए, किसका, जो श्रीमंता शंकर देव हैं और जो है माधव देव हैं। चलिए आपका सबसे फेमस आ गया है, और उत्तर प्रदेश विशेष में भी ये पड़ता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आप अभी हाल फिलहाल में अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो कम से कम कथक के बारे में एक बार इस वीडियो को देख करके जरूर जाएं, ठीक है। चलिए इससे आपको फायदा होगा। कथक की अगर बात करें, कथक तो उत्तर भारत में ये नॉर्थ इंडिया का, यानी कि उत्तर भारत का एक फेमस नृत्य है, ठीक है, उत्तर भारत का एक फेमस नृत्य है। कहते हैं कि जब ये नृत्य शुरुआत हुआ था ना, तो ये देवताओं वगैरह धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस नृत्य में परिवर्तन होता गया, और आज जो है ये उससे कोसों दूर हो गया है, धर्म कर्म से अब ये हट के थोड़ा सा आ गया है। अब इसमें उतने धार्मिक जो है चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। कहते हैं कि जब मुगलों का काल आया, तो मुगल काल में ये नृत्य, इसकी जो है एक काफ़ी जो है विकास हुआ, क्योंकि मुगलों ने इसे जो है दरबारी नृत्य भी बना दिया कथकली को, ठीक है। और वहाँ से ये नृत्य जो है काफ़ी विकसित हुआ, और वहीं से धीरे धीरे फिर ये धार्मिक नृत्य की श्रेणी से भी बाहर होता चला गया धीरे धीरे, ठीक है। चलिए कथक के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो कथक के बारे में सबसे पहली बात तो आपके सामने लिखी हुई है, क्या, वो यही है कि इसका जो जन्म है इस शैली का, यानी जो कथक शैली है जो ये विकसित की गई, ये ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा, ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा विकसित की गई। हम ये तो आपको बता चुके कि उत्तर भारत का ही एक प्रमुख नृत्य है। साथ ही आप कहते हैं ना कि जब ये कथक किया जाता था, तो जो लोग घुंघरू पैर में बांधते थे उसमें 100 से अधिक घुंघरू लगे होते थे। क्या होते थे, 100 से अधिक घुंघरू लगे होते थे, और तालबद्ध धुनों पर ये लोग क्या करते थे, विहंगम यानी कि झूमते थे, चक्कर लगाते थे और डांस करते थे। चलिए इतनी सारी बातें। और इसके साथ ही कहते हैं कि जो हिंदू धार्मिक कथाएं हैं उसमें तो ये फेमस है ही, उसके अलावा जो पर्शियाई लोग थे, ठीक है, जो पर्शियन लोग थे, और साथ ही उर्दू जो कविताएं थी उनसे भी इसकी विषय वस्तुएं ली गई। मतलब हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनसे तो इसकी विषय वस्तु ली गई है, साथ ही पर्शियन और उर्दू कविताओं से भी, तो पर्शियाई ग्रंथों से भी इसकी वस्तु कथा मिलती है, और जो है आपकी देखिएगा तो उर्दू कविताओं से भी इसकी वस्तु कथाएँ ली गई हैं। तो ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका विषय वस्तु वहाँ से ली गई है, ये लाइन उसी में थी कि इसकी विषय वस्तु उसी में ली गई। चलिए कथक का जो जन्म हुआ उत्तर भारत में तो हुआ, ये तो मैं आपको बता चुका। पर्शियाई और मुस्लिम प्रभाव में धीरे धीरे, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी हिस्ट्री की वीडियो आप देख सकते हैं जा करके, और हमारी डेली लाइफ की क्लास में आप आ सकते हैं, आपका स्वागत होगा। चलिए फिलहाल के लिए कि कथक का जो जन्म हुआ वो पर्शियाई और जो मुस्लिम प्रभाव था उनका भी प्रभाव इस पर काफ़ी खूब पड़ा, और इसके बाद जो है मुगलों के टाइम पे तो फिर धीरे धीरे ये जो है वो मंदिर की रीत से निकल करके कहाँ गई, मतलब सिर्फ एक मंदिर का डांस ना रह करके ये
एक अलग डांस फॉर्म के रूप में विकसित हुआ और ये दरबारी मनोरंजन तक भी पहुंच गया। दरबारों का एक अच्छा खासा मनोरंजन बना। चलिए, इस नृत्य में आप देखिएगा कि दो प्रमुख रूप से घराने विकसित हुए। एक कौन सा है आपका लखनऊ का घराना और दूसरा आपका कौन सा था, जयपुर घराना। इसके बहुत ही फेमस अगर कलाकारों को नाम आप देखिएगा तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे कलाकार हैं, हम सारे को तो जान नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम हमें ज़रूर पता होना चाहिए जिससे कि हम जान पाएँ। एक तो आप नाम याद रख लीजिए, पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का नाम आप बहुत ही शिद्दत के साथ याद कर लीजिए, मतलब इसको आयत की तरह याद कर लीजिए, भूले ना ये। दूसरे, सितारा देवी का नाम। ये सितारा देवी को तो आप कहिए कि मतलब घोल के पी जाइए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सितारा देवी का नाम कि ये सितारा देवी किस शास्त्रीय संगीत से, संस्कृत शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो सितारा देवी किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। ठीक है, लक्षु महाराज, ठीक है, इसी तरह से शंभू महाराज हैं, बहुत सारे महाराज हैं यूपी और जो आप उत्तर भारत के बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी जो कलाकार हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसके दो प्रमुख घराने हैं, कौन कौन से, एक तो आपका लखनऊ है, दूसरा आपका जयपुर घराना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह की हमारी और सारी वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप तक अभी तक आप बने हैं इस चैनल पर, इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और हमने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी इसमें बाहर ना रह जाए, सारे कुछ चीज़ों को कवर कर लिया जाए जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकें। तो अगर आप अभी तक बने हैं तो सबसे पहले आप 3 काम करिए, खुद सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसके बाद लाइक करिए वीडियो को और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हाँ, ज़बरदस्ती उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब बखैर।